आज का हमारा टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन एक टॉपिक था हमारा, हम लोग वो पढ़े हुए थे। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग थोड़ा बहुत जो पढ़े थे, थोड़ा सा हम याद दिलवा दे रहे हैं आप लोगों को। रिकंस्ट्रक्शन में मेनली हम लोग पढ़े थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिर हुआ कैसे था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का पीछे का रीज़न क्या था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ मेनली किसके वजह से? हिटलर के लालच के वजह से। हिटलर का लालच क्या था कि हमको जर्मनी को सुपर पावर बनाना है, साथ ही साथ यूरोप पे पूरा कंट्रोल करना है, यानी कि टेरिटरी, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने अंदर में लेना है, यही उनका लालच था। और इन्हीं लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहला हमला किस पे किया था, याद है किसी को? पोलैंड पे, है ना। पोलैंड पे हमला किया तो पोलैंड का साथ देने के लिए कोई आ गया, है ना। फिर से हिटलर का साथ देने के लिए कोई आ गया, तो दो ग्रुप बन गया था हमारा, है ना। उसके बाद दो ग्रुप बना तो दोनों ग्रुप का अलग अलग नाम रखा गया था, दोनों आपस में लड़ा। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहला वाला क्लास याद करो, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा, ये हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, ये हम लोग पढ़े किस टॉपिक में? रिकंस्ट्रक्शन वाले में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा ही मज़ेदार उसमें करेक्टर था हेल्मर सैड का, ये बड़ा मस्त आदमी था, इकोनॉमिस्ट था, है ना। हिटलर इसको रखा था कि आप हमको सुझाव दीजिएगा, लेकिन ये बेचारा थोड़ा सा हिटलर के सर पे चढ़ने लगा, है ना। हिटलर को बार बार सुझाव देने लगा, कहने लगा कि हिटलर साहब, यदि आप बार बार लड़ाई कीजिएगा, लड़ाई पीट कीजिएगा, वॉर लड़िएगा, तो आपका इकोनॉमी ऐसे ही डूबा हुआ है और आपका इकोनॉमी डूब जाएगा। तो हिटलर को लगा कि हम दुनिया को चला रहे हैं, ये हमको चला रहा है ना। तो हिटलर का ईगो हर्ट हो गया, हिटलर का ईगो हर्ट हो गया। तो उनको लगा कि ये आदमी हमको कैसे हुक्म दे सकता है ना। तो बोला चलो तुम निकलो अब यहाँ से। तो उसका काम वहीं से ख़त्म हो गया। काम खत्म मतलब उसको मार नहीं दिया, उसको अपने पद से हटा दिया। तो ये हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके हैं ना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है द नाजी वर्ल्ड व्यू। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हालांकि इसमें तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा रेशियल हायरार्की और दूसरा है एक्सपेंशन। अभी ये क्यों है, हालांकि आपके बुक में ऐसा टॉपिक डिवाइड किया हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के डिवाइड किए हैं ताकि आपसे पूछे कि आपने नाजी वर्ल्ड व्यू टॉपिक में क्या पढ़ा, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ टॉपिक का मतलब ये हो गया कि नाजी पार्टी यानी कि हिटलर जो उसका लीडर था, वो किस प्रकार से कंट्रोल जमा रहा था, किस प्रकार से केवल अपने ही दबदबे को बढ़ा रहा था, है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ नाजी जर्मनी के अलावा बाकी जगहों को कैसे देख रहा था, समझ रहे बात को। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग चलेंगे तो और गहराई से आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वेयर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट इज रेशियल हायरार्की एंड एक्सपेंशन। ये रेशियल हायरार्की और एक्सपेंशन जो है ना, आपके बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि रेशियल हायरार्की वर्ड तो है, लेकिन जिस प्रकार से हमने यहाँ पे रेशियल हायरार्की, उसके बाद आपको मिलेगा एक एक्सपेंशन टॉपिक हमने बांटा है, वो यहाँ पे बांटा हुआ नहीं है। लेकिन हम बांटे इसलिए यहाँ पे हैं ताकि दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाए, और इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, यहाँ तक रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक तक हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं कि नाजी पार्टी के साथ साथ हिटलर कितना बड़ा एकदम ख़त्म आदमी था, है ना। कितना लोगों को किस किस प्रकार से वो मारता था, किस किस प्रकार से वो लोगों को टॉर्चर करता था, हमला करता था, ये हम लोग जान चुके हैं। यानी कि जितना भी काला करतूत था हिटलर का, उसका अच्छा चेहरा भी था तो उससे दुगुना बुरा चेहरा भी था उसका, दोनों हम लोग जान चुके हैं, ठीक ना। लेकिन नाजी का जो तरीका था ना, लोगों को टॉर्चर करने का, लोगों को परेशान करने का, है ना, क्राइम करने का, उसका जो तरीका था वो दो चीज़ पे बेस्ड था, दो चीज़ों पे ही बेस्ड था। पहला था रेशियल हायरार्की और दूसरा था एक्सपेंशन। इन्हीं दो चीज़ों के बलबूते पे वो पूरा का पूरा अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। अब आपके मन में आ रहा होगा बार बार कि ये रेशियल हायरार्की क्या है और ये एक्सपेंशन क्या है ना। समझिए क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। लेकिन रेशियल हायरार्की और एक्सपेंशन को समझने से पहले हम छोटा सा बता दे रहे हैं यहीं पे कि रेशियल हायरार्की का मतलब ये है कि हिटलर हर एक प्रकार के जाति को अपने ही देश में रखना नहीं चाहता था। आपको मालूम है, जैसे वो जियूस को, जिप्सीज को कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था, आपको मालूम होगा। कितना मिलियन के मिलियन लोगों को वो मारता था, है ना, कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था। और फिर से वो जब लंगा वाला जो तार रहता था उसके अंदर घेर देता था।
आप कहाँ जाइएगा भाग के? या तो भूखे चुपचाप अंदर मर जाइए, और बाहर निकलेगा तो तार में करंट लग के मर जाइएगा। इस प्रकार का भी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे रेशियल हायरार्की का मतलब ये है कि हिटलर ना कुछ खास किस्म के जाति को ही आगे बढ़ाना चाहता था, और वो खास किस्म का जाति कौन था अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी ट्विस्ट है ना। आपको मालूम चलेगा, वो सब चीज़ इसमें हम बताएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन चाहता क्या था हिटलर? केवल हिटलर ये चाहता था कि एक ही कास्ट के लोग केवल यहाँ पे रहे, बाकी सबको हटाओ। इनका ये मानसिकता था, उनका मानना था। यही है हमारा रेशियल हायरार्की, इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या है? एक्सपेंशन। हिटलर हमेशा चाहता था कि अपने जो जर्मनी का टेरिटरी है, उसका जो एरिया है, उसको बढ़ाओ, फैलाओ उसको, ताकि जर्मनी के लोग खास करके एकदम फैल के रह सके, जहाँ तक उनका दबदबा हो वहाँ तक वो रह सके, है ना। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हिटलर ना अपना जी जान दे सकता था, किसके लिए? जर्मनी के लिए, केवल जर्मनी के लिए। समझ रहे बात को? हालांकि वो पैदा हुआ था बर्लिन में, याद कीजिए, लेकिन वो पूरा तरीके से डेडिकेटेड था किस कंट्री के तहत? जर्मनी के तहत। क्यों? जर्मनी से उनको एकदम अलग सा ही प्यार था, है ना। एकदम जर्मनी उनका मतलब कह सकते हो कि एकदम हर चीज़ उनको जर्मनी में मिलता था, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर रेशियल हायरार्की और एक्सपेंशन ये दो टर्म क्या है, और इन्हीं दो टर्म के बदौलत वो किस प्रकार से लोगों को टॉर्चर करता था, क्राइम करता था, परेशान करता था, है ना। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जानते हैं क्या है? देखा जाए, लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिटलर देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, बट देयर वॉज ओनली अ रेशियल हायरार्की। हिटलर नहीं चाहता था कि लोगों के बीच में इक्वालिटी हो, कभी नहीं चाहता था। देखो, कोई भी यदि एक देश है तो वहाँ का जो एक अच्छा लीडर है, यदि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो वहाँ का लीडर क्या चाहता है? हर एक लोगों के बीच में इक्वालिटी हो। लेकिन पहला बात तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, डिक्टेटरशिप है। और हिटलर क्या चाह रहा है? हिटलर चाह रहा है कि यहाँ पे लोगों के बीच में इक्वालिटी बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि सब बराबर नहीं होंगे, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा, ये हिटलर का मानना था। और ऐसा ही है यहाँ पे, आपको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हिटलर क्या चाहता था? हिटलर चाहता था कि यहाँ पे यानी कि जर्मनी में लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पे कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बिलीव किस पे करता था? रेशियल हायरार्की पे बिलीव करता था। रेशियल हायरार्की क्या है? रेशियल हायरार्की एक सिस्टम है, जो सबसे बड़ा कास्ट है वो ऊपर रहेगा, जो सबसे बड़ा जाति है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, जो स्टेप सबसे ऊपर होता है वो छत के बहुत करीब होता है ना, यानी कि वो टॉप पे है, और जो नीचे है वो नीचे है ना। तो हिटलर का मानना था कि जर्मनी में लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा? रेशियल हायरार्की होगा, यानी कि कोई बड़ा तो कोई छोटा होगा, तो कोई बीच में होगा, ऐसा उनका मानना था। तो रेशियल हायरार्की क्या है, समझ में आ गया? इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। रेशियल हायरार्की बेसिकली एक टर्म है जो कि ये दर्शाता है कि जर्मनी में हर कोई बराबर नहीं है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी है, तो कोई बीच वाला भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रेशियल हायरार्की, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब कौन? जिसका कि बाल जो होता है वो भूरा होता है ना। आपने देखा होगा अक्सर जो है ना, जर्मनी के तरफ के लोगों को आप देखेंगे, कभी टीवी में आपको मौका मिले तो उनका जो मतलब बाल होता है वो भूरा कलर का होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू रेशियल हायरार्की, ब्लॉन्ड यानी कि जिसका बाल भूरा होता है, ब्लू आइड, और उसका आँख कैसा होता है? ब्लू ब्लू कलर का होता है, नीला होता है। इसके साथ ही साथ नॉर्डिक जर्मन आर्यन वेयर एट द टॉप वाइल जूज वेयर एट द लोवेस्ट। देखिए, वहाँ पे मेनली एक खास किस्म के जाति का नाम लिया गया है, उस जाति का नाम है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। और ये जो लोग हुआ करते हैं, इनके बाल कैसे होते हैं? भूरा होता है, साथ ही साथ इनका जो आँख का कलर होता है वो नीला होता है ना। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ब्लॉन्ड वाले लोग अलग हैं, ब्लू आँख वाले अलग है, नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन का ये देखा जाए नॉर्मली, तो हमारा बाल कैसा होता है? ब्लैक होता है। हमारा आँख कैसा होता है? वो भी ब्लैक ही होता है ना, ब्लैक, और थोड़ा सा बगल में जो वाइट है। तो ये हमारे इंडियन का है देखने का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा। उसी प्रकार से जो जर्मन के जो खास किस्म के लोग हैं वो कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। समझ के बात को? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन क्या है? अब बताते हैं क्या है। जैसे हमारे भारत में
जैसे आप हिंदू ले लीजिए, हिंदू में क्या है, यादव है ना, ब्राह्मण है ना, चौधरी है ना, मोदी, मिश्रा, शर्मा, ये सब है ना। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए खास किस्म का ये कास्ट आप समझ लीजिए, समझ रहे बात को। तो वो कौन है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इनका दिखने में इसका अपीयरेंस कैसा है, बाल भूरा है और आँख नीला है। तो आप आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसा उसका अपीयरेंस होगा, है ना। तो ये था, तो इनको हिटलर ने किस पे रखा, एकदम टॉप पे रखा। तो ये सबसे ऊपर है, ये सबसे एकदम ऊपर टॉप पे है। और सबसे नीचे किनको रखा, ज्यूइश को, स्पेलिंग देख लीजिए, JEWS, ठीक है, इनको सबसे नीचे रखा। उसके बाद हुआ क्या, ज्यूइश वेयर रिगार्डेड एज एंटी रेस एंड द आर्क एनिमीज ऑफ द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। हिटलर का मानना था कि जो ज्यूइश लोग हैं ना, वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का दुश्मन है। क्या है, दुश्मन है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। देखो हिटलर का दिमाग ही ऐसा था ना, उनका मानना ही था कि हमको जर्मनी को एकदम सुपर पावर बनाना है, और साथ ही साथ जर्मनी में केवल एक ही किस्म के लोग रहेंगे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। और वो सबसे नफरत यदि करता था वो ज्यूइश से करता था। तो ज्यूइश को उन्होंने नीचे रख दिया, और ज्यूइश को क्या कह दिया, क्या कह दिया ज्यूइश को, कि ज्यूइश जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन का क्या है, दुश्मन है, ठीक है। तो अब आपको मालूम हो गया कि हिटलर इतना पावरफुल है, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ज्यूइश के लोगों को टॉर्चर किया ही जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यूइश वेयर रिगार्डेड एज एंटी रेस। एंटी रेस मतलब एक होता है, अच्छा आपने सुना होगा एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, एंटी टेररिस्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कोई कह दे हमको कि आप जो है ना एंटी नेशनलिस्ट है, मतलब क्या, हम तो नेशनलिस्ट, मतलब नेशनलिस्ट मतलब क्या, देश प्रेम, हम देश से अपना प्यार करते हैं, लेकिन हमको एंटी लगा दे तो क्या हो जाएगा, देशद्रोह, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ज्यूइश को क्या कहा गया, एंटी रेस कहा गया, मतलब कि ये ऐसा जाति है जो कि सुटेबल नहीं है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे रहने लायक नहीं है, एंटी रेस कह दिया ज्यूइश को। साथ ही साथ आर्क एनिमीज, आर्क एनिमीज का मतलब एकदम कट्टर दुश्मन, किसका, नॉर्डिक जर्मन आर्यन का है, कौन है, ज्यूइश है। हकीकत में ऐसा नहीं था, लेकिन हिटलर कह दिया तो भाई बनना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल अदर कलर्ड पीपल वेल प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। इसके साथ ही साथ ज्यूइश और नॉर्डिक जर्मन आर्यन के अलावा जो जर्मन में थे अलग अलग कलर के लोग, किसी का बाल भूरा है तो किसी का ब्लैक है, किसी का येलो भी होता है ना, उस प्रकार का है, उसको बीच में रखा उन्होंने। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे रखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो बाहर से दिखने में लगता कैसा है ना। तो उन्होंने देखो हिटलर ने तो दो रेस को पहले अलग कर दिया, नॉर्डिक जर्मन आर्यन को पहले उन्होंने ऊपर रख दिया और ज्यूइश को पहले उन्होंने नीचे रख दिया, और जो बीच वाला बच गया उसको बीच में रख दिया। तो ये क्या, एक सीढ़ी ही तो बना, सबसे नीचे ज्यूइश, उसके ऊपर जो बीच वाला है कलर्ड पीपल वो रख दिया, उसके बाद नॉर्डिक जर्मन आर्यन रख दिया। तो ये सीढ़ी ही तो है, इसी सीढ़ी को हम लोग कहते हैं रेशियल हायरार्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। हिटलर्स रैकिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि हिटलर ये सब जो काम कर रहा है, लोगों को रेस के बेसिस पे बांट देना, यानी कि ये देखने में ऐसा है जिसको इधर रख दो, नीचे रख दो, ये देखने में ऐसा है इसको ऊपर कर दो, ये कलर पीपल इसको बीच में रख दो, क्या ये हिटलर अपने मन से कर रहा था क्या, नहीं, हिटलर अपने मन से नहीं कर रहा था, इसके पीछे दो आदमी का हाथ था। वो दो आदमी कौन है, वो दो आदमी है थिंकर्स हैं। थिंकर्स मतलब कौन, जो सलाह देता है अपना, है ना, जिनको कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, दो वो थे हमारे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है देखिए यहाँ पे ध्यान से। हालांकि कहीं पर भी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहीं पर भी लोगों के बारे में नहीं कहा था उन्होंने, है ना। अब उन्होंने हमेशा कहा था प्लांट और एनिमल के बारे में। अब जानिए इसके बारे में थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। चार्ल्स डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट था, सोचो थिंकर के साथ साथ साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का काम ही होता है थिंक करना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था। नेचुरल साइंटिस्ट मतलब क्या, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में वो खोजबीन हमेशा किया करते होंगे। हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। याद रखिएगा इस चीज़ को। चार्ल्स डार्विन का किन चीज़ पर, मतलब कि किन चीज़ पर उनका कॉन्सेप्ट हमेशा बेस्ड रहता था। मतलब कि ये हो गया कि उनका जो हमेशा काम रहता था, लेखा जोखा रहता था, वो किन पे बेस्ड रहता था? प्लांट और एनिमल पे। और वो क्या खोज करता था? वो ये खोज करता था कि किस प्रकार से प्लांट और एनिमल एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जीवित रहता है। समझिए इस चीज़ को, समझ में नहीं आया होगा ना? अब समझिए इस चीज़ को क्या है। देखिए, चार्ल्स डार्विन एक बड़ा ही मस्त साइंटिस्ट था। वो पहला बात तो ये साइंटिस्ट है तो उनका काम था प्लांट और एनिमल के बारे में खोजबीन करते रहना। उनका काम ये था, वो मेनली पता ये लगाते रहते थे कि आखिर कोई प्लांट इन्वायरमेंट में जीवित कैसे रहता है और कोई मर कैसे जाता है। जैसे आप बहुत सारे प्लांट को लगाते होंगे, बहुत सारे प्लांट आप लगाए, मान लीजिए आपने 100 प्लांट लगाया, ठीक है, अलग अलग प्लांट आपने लगा दिया, और 100 प्लांट को आपने एकदम पूरा नियमित रूप से पानी दिया, खाद दिया, सूरज का रोशनी भी उसको बार बार आप देते रहे, है ना। लेकिन 100 प्लांट में से 40 प्लांट अपने आप मर गया। आपने तो सबको उपचार अच्छा दिया, मतलब सबको आपने एकदम पूरा मेंटेनेंस अच्छा किया आपने, लेकिन 40 प्लांट मर कैसे गया? इन्हीं के ऊपर खोज करते थे कौन? चार्ल्स डार्विन। और कोई एनिमल, जैसे कोई एनिमल जैसे बिहार में है, मान लीजिए बिहार का बकरी है ना, बिहार में बकरी पाया जाता है। उस बकरी को यदि आप जम्मू कश्मीर में रख दे तो वो बकरी जम्मू कश्मीर में मर क्यों गया, मर क्यों जाता है, इसके ऊपर वो लोग खोज करते थे, चार्ल्स डार्विन मेनली। तो चार्ल्स डार्विन का काम ही ये था कि प्लांट और एनिमल किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं। वो एक जगह सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन दूसरे जगह उसको लेकर जाते हैं तो मर जाते हैं, वो ऐसा क्यों है ना। इन्हीं के ऊपर चार्ल्स डार्विन का खोजबीन था। इन बेसिस पर उन्होंने 2 तर्क दिया, पहला एवोल्यूशन और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने बताया कि कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल या तो जीवित तभी रह सकता है या फिर मर तभी सकता है जब उनमें 2 चीज़ शामिल हो। पहला क्या? एवोल्यूशन, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। अब समझिए ये क्या है, एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन है क्या। देखिए होता क्या है। एवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपका जन्म हुआ, आपका समय समय मतलब कि आपका उम्र बढ़ा, है ना, आपका हाथ पैर, फिर से आपका बोलने का तरीका, सब चीज़ आपका डेवलप होता चला गया, ठीक है। ऐसा प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। कोई भी प्लांट यदि छोटा है तो वो बढ़ता तो है ना। तो ये हो गया हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे आप? कोई भी नया सा प्लांट है या फिर नया सा एनिमल है तो वो बड़ा होगा, ये ऑब्वियस ही बात है। लेकिन वो नेचर में जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप एक प्लांट को बिहार में लगाएं और उसी प्लांट को आप जम्मू कश्मीर में जाके लगा दें, वो जीवित नहीं रह सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उस प्लांट को जो जीवित रहने के लिए वातावरण चाहिए वो केवल बिहार में मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है, वहाँ पे केवल ठंडा वाला एरिया है। समझ रहे बात को? तो नेचुरल सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई चीज़ जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा ये कौन निर्धारित करता है? नेचर निर्धारित करता है। जैसे आपका जन्म हुआ, है ना, आप इस पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर? आपके मम्मी पापा? नहीं, ये डिसाइड करता है आपका नेचर, है ना। जैसे आपका जन्म हुआ, नेचर डिसाइड करता है कि ये नेचर के अकॉर्डिंग ढल पाएगा कि नहीं ढल पाएगा, है ना। इसीलिए होता है वो चीज़। यदि वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया तो वो सर्वाइव कर लेता है, यदि नहीं ढाल पाया सर्वाइव नहीं कर पाता है। समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले लीजिए, किसी भी बिहार के जानवर को आप जाके जम्मू कश्मीर में रख दीजिए, ऑब्वियस ही बात है वो जम्मू कश्मीर में वो जानवर जाके बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ के नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो मोटा मोटी यदि हम एक लाइन में कहना चाहें कि चार्ल्स डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन केवल और केवल प्लांट और एनिमल पे था। वो इस बेसिस पे था कि कौन सा प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कोई प्लांट जी जाता है, कैसे कोई एनिमल जी जाता है, या फिर कैसे कोई एनिमल मर जाता है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया? इवोल्यूशन का और नेचुरल सिलेक्शन का। यही 2 फैक्टर है जिसके वजह से कोई प्लांट जी जाता है या फिर कोई प्लांट मर जाता है, या फिर कोई एनिमल जी जाता है या फिर कोई एनिमल मर जाता है।
ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचर यदि आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आप जीवित रह जाइएगा, नहीं तो फिर आप नहीं रह पाइएगा, ठीक है। जैसे पहली बार यदि आप जम्मू कश्मीर जाएं तो ऑब्वियस सी बात है आपको सर्दी होगा ही होगा, है ना। क्यों हुआ सर्दी ऐसा? क्योंकि वहाँ का नेचर आपको सेलेक्ट नहीं कर पाया, वहाँ का नेचर ठंडा वाला है, आप उसको नहीं सह पाए, है ना। तो ये था चार्ल्स डार्विन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ट्राइड टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए इसका, यदि कोई बच्चा अनहेल्दी बॉर्न होता है ना, कोई ऐसा केस आता भी है, कोई बच्चा है जिसको जो कि बहुत पतला दुबला पैदा होता है, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो कि बहुत मोटा पैदा हो जाता है ना, यानी कि थोड़ा सा उसका कंडीशन खराब रहता है, फिट नहीं रहता। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि एक और फैक्टर इसमें है, वो है कौन सा? फिटेस्ट का। जो बच्चा, जो प्लांट, जो एनिमल फिट है वो सरवाइव कर लेगा, और जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऐसा लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यदि बिहार से या फिर कहीं से भी यदि रेगिस्तान जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कि सर्वाइव कर लेता है, गर्मी वाले जगह में भी सर्वाइव कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फिट है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस लेवल का बना हुआ है कि आप किसी भी माहौल में चले जाइए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फिट हैं। समझ गए बात को? तो हर्बर्ट स्पेंसर का मेनली कहना यही था कि जो फिट होगा वो सरवाइव कर लेगा। अच्छा, क्या अब यहाँ से आपको हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के थ्योरी से क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके थ्योरी से हिटलर कुछ आइडिया लिया होगा? लग रहा है? लग रहा होगा। कैसे लग रहा है मालूम है? हिटलर क्या चाहता था? हिटलर ये चाहता था कि जर्मनी में केवल वही लोग रहे जो कि पहली बात तो एकदम एक रेस का हो, यानी कि देखने में एक जैसा हो। दूसरी बात, हिटलर ये भी चाहता था कि जर्मनी में ऐसे लोग रहे जो कि पूरी तरीके से फिट हो। याद कीजिए सबसे पहला वाला क्लास, क्रिपल्ड लोगों को भी वो मारा करता था, हैंडीकैप लोगों को। हमने बताया था आपको कि वो कभी नहीं चाहता था कि जो अपाहिज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कि काम करने लायक नहीं है, वो कभी नहीं चाहता था कि वो जीवित रहे, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मनी पे केवल और केवल क्या है? एक बोझ है, इन सभी को मारो, हटाओ, है ना। तो वही यहाँ पे हिटलर कॉन्सेप्ट ले रहा था कि जो फिट है उसको रखो और जो फिट नहीं है उसको हटाओ यहाँ से। फिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फिट का मतलब ये हो गया जो हेल्दी है, जो काम करने लायक है उसको रखो जर्मनी में, और बाकी जो हैंडीकैप्ड हैं, जो फिट नहीं है, उनको हटाओ यहाँ से, मारो पीटो उसको, बर्बाद कर दो उसको, यानी कि मार दो उसको। मारता भी था, हकीकत है ये, है ना। इसका ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किससे लिया? हर्बर्ट स्पेंसर से लिया, फिटेस्ट वाला का, है ना। और चार्ल्स डार्विन से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हिटलर ने? चार्ल्स डार्विन से हिटलर ने कॉन्सेप्ट लिया नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि यदि आपको जर्मनी में रहना है तो आपको जर्मनी में मेरे अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। यदि आप, जैसा हम कह रहे हैं, यदि आप वैसा ढल गए, यदि मेरे बातों को आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप जर्मनी में रहेंगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हिटलर वाले टॉपिक में दो बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम क्यों दिया गया है? फालतू में नहीं दिया गया है। ये दोनों साइंटिस्ट अपना अलग लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन इन दोनों से अपना जो थ्योरी था इन दोनों का, उनसे आइडिया लिया किसने? हिटलर ने लिया। तो चार्ल्स डार्विन से इन्होंने आइडिया लिया नेचुरल सिलेक्शन का, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया हिटलर ने कैसे इम्प्लीमेंट किया? उन्होंने कहा कि यदि आपको जर्मनी में रहना है तो या तो आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे बात को मान लीजिए, हमारे धर्म को मान लीजिए, यानी कि हमारे धर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सेलेक्ट कर लिए तो जर्मनी में आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको मार दिया जाएगा। समझ के बात को? यदि आप ज्यूस हैं और यदि आपको जर्मनी में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे उसको, तो आप मारे जाएंगे। ये आइडिया लिया किसे? चार्ल्स डार्विन से। और हर्बर्ट स्पेंसर से उन्होंने क्या आइडिया लिया? फिटेस्ट का, कि जो आदमी फिट होगा जर्मनी में वही जर्मनी में रहेगा, बाकी सबको मारो। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का क्या रोल था, तो यह आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर आइडियाज, ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हर्बर्ट स्पेंसर के थ्योरी से हम लोगों को यह भी मिलता है कि जो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा सा हिटलर के कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखिए कि जो हिटलर के बातों को मानेगा वो जिंदा रहेगा, जो उसके बातों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों के आइडिया को हिटलर के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए भी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर आइडियाज वेयर यूज्ड बाय रैकिश थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनक्योर्ड पीपल्स। कनक्योर्ड पीपल्स। अब इनका जो आइडिया था रॉबर्ट किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का, फिटेस्ट वाला आइडिया है ना। इनको अलग अलग जगह पर लोगों ने फॉलो किया, जो हिटलर के लोग थे ना उन्होंने फॉलो किया। और वो क्या चाह रहे थे कि यदि आप फिट हैं तो यहाँ पे रहेंगे, फिट नहीं है तो फिट यहाँ पे आप नहीं रहेंगे, है ना, आपको मारा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर आइडियाज वेर यूज्ड बाय रैकिश थिंकर। रैकिश थिंकर मतलब क्या? जो कि जातिवाद पे भरोसा करता हो, है ना। उन सभी लोगों ने इसके आइडिया को लिया। इसके साथ ही साथ पॉलिटिशियन जो थे हिटलर के, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हुआ करते थे हिटलर का, उन सभी ने आइडिया लिया टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनक्योर्ड पीपल्स। अच्छा, यहाँ पे इंपीरियल रूल क्यों कहा गया है मालूम है? को बता सकता है? इंपीरियल रूल यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हिटलर का दबदबा कैसे था? एम्पायर बना के ही करता तो था, है ना। और आपको मालूम है कि हिटलर जहाँ पे कब्जा करता था वो अपने रिलेटिव को रखता था, जाओ बेटा तुम इस पे राज करो, तुम उस पे राज करो, है ना, इस प्रकार का था। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इन दोनों साइंटिस्ट के आइडिया को वो यूज करता था अपने तरीके से, है ना। ये साइंटिस्ट कुछ और कहता था, वो हिटलर अपने और अलग तरीके से उसको समझ लेता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। आगे, द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल। नाजी के पार्टी के लोगों का और हिटलर का साफ कहना था दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। देखो कितना एकदम साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि नाजी के लोगों का यह मानना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगा, यानी कि जो ताकतवर होगा, जो फिट होगा, वो जर्मनी में सर्वाइव करेगा, और जो कमज़ोर होगा, जो हैंडीकैप होगा, वो उसको मार दिया जाएगा। पेरिस मतलब ख़त्म कर देना, उसको मार दिया जाएगा, ऐसा उनका मानना था। आगे, द आर्यन रेस मतलब कौन? वही नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। यानी कि हिटलर के नज़र में आर्यन जो रेस थे, वहाँ के जो आर्यन लोग थे, वो बहुत ही फिट थे, बहुत ही साफ सुथरे थे, बहुत ही पवित्र लोग थे हिटलर के नज़र में। ठीक है, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी। हिटलर का मानना था कि जो आर्यन लोग हैं ना जर्मनी के, वो बड़ा शुद्ध आदमी है, बड़ा मस्त आदमी है, इसको बचा के रखो, है ना, इसके प्योरिटी को, यानी कि इसके पवित्रता को बचा के रखो, यही लोग जर्मनी को आगे लेकर जाएंगे। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और हिटलर का ये भी मानना था कि ये लोग स्ट्रॉन्गर हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में यही लोग दुनिया पर राज करने वाले हैं, ऐसा हिटलर का मानना था। किसको लेकर? आर्यन रेस को लेकर। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं, यदि आपसे कोई सवाल पूछे भी तो आप बता सकते हैं कि हिटलर केवल और केवल एक रेस को सपोर्ट करता था, वैल्यू देता था, वो था हमारा आर्यन रेस। पूरा नाम पूछे तो आप नॉर्डिक जर्मन आर्यन बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका रेशियल हायरार्की, है ना, यानी कि वो किस प्रकार से रेस के नाम पर, है ना, अपीयरेंस के नाम पर वो किस प्रकार से लोगों को टॉर्चर करता था, किस प्रकार से वो परेशानियां लोगों को परेशान करता था, ये आपने जान लिया। ये पहला एस्पेक्ट था उसका, टॉर्चर करने का, अपने रूल को बढ़ाने का, अपने कंट्रोल को बढ़ाने का। दूसरा उसका क्या था? एक्सपेंशन, है ना। एक्सपेंशन क्या है देखिए, हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ जर्मन पीपल। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हिटलर ये चाहता था
कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास टेरिटरी हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो जहाँ पे कि जर्मनी के लोग जाके आराम से रह सकें, है ना। यानी कि मतलब जर्मनी के लोग जाएं एकदम 20 बीघा में अपना घर बना ले, 1 बीघा में अपना पैर रखे, 1 बीघा में अपना हाथ रखे, इस प्रकार से जर्मनी का हिटलर का मानना था। ठीक है, तो जर्मनी का जो हिटलर था ना, इसका तो शुरू से मकसद यही था, मकसद तो उनका शुरू से यही था कि जर्मनी का जो दायरा है वो बढ़े, वहाँ के जो जर्मनी के लोग हैं उनके जो सपोर्टर हैं वो फैल फैल के रहे। आगे बढ़ते हैं। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, यानी कि जर्मनी। तो इससे होता क्या, जो जर्मनी का जो हिटलर था वो जो चाह रहा था कि हमारा जर्मनी का जो टेरिटरी है वो आगे बढ़े, इससे क्या होता, इससे ये होता कि जो उसका मदर कंट्री है यानी कि जो उसका जर्मनी है उसका एरिया बढ़ता, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट और ऑल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेस एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। ऑब्वियस ही बात है, यदि जर्मनी किसी पे हमला करेगा, उसको यदि अपने अंडर में लेगा, तो उस कंट्री जिस पे वो हमला किया है और जिसको वो अपने अंदर में लिया है, तो वहाँ का रिसोर्स, वहाँ का पावर सारा किसका हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना। चल, तो वो भी चाहता था जर्मनी हिटलर। आगे, टू इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री यानी कि जर्मनी, जर्मनी अटैक्ड पोलैंड एंड दिस लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और याद कीजिए, यही जर्मनी का लालच था ना, हिटलर का लालच था। क्या लालच था कि जर्मनी के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी आए, और टेरिटरी के लालच में उन्होंने सबसे पहले हमला किस पे किया था, पोलैंड पे किया था, और जिसकी वजह से हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ बेटा, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना यह है कि पहली बात तो हिटलर बड़ा लालची आदमी था, है ना। जितना वो पावरफुल था उतना वो लालच भी था उसके अंदर भरा हुआ था। हिटलर का हमेशा से मानना था कि जर्मनी को सुपर पावर बना दिया जाए, है ना। जर्मनी के अंदर में बहुत सारा एरिया आ जाए, जर्मनी के लोग फैल फूल के दम रहे और पूरे यूरोप में उसका कब्जा हो जाए। इसी के वजह से उन्होंने क्या किया, पोलैंड पे हमला किया, जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। समझ में आ गया बात, यहाँ तक में कोई भी डाउट। चलिए, तो चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि चीज़ों को रटना नहीं है, हर चीज़ों को आप समझते हुए चलिए, है ना, और अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।